सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैनुल-अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल को पेश किए गए पाकिस्तान के डोजियर के अहम नुकात सबके सामने रख दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर सबूत सामने लाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होने के सबूत भी दे दिए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत CPEC पर काम करने वाली चीनी अफरादी क़ुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है। इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। कोरोना के हवाले से बात करते हुए बाबर इफ्तिखार का कहना था कि वबा से निमटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है। NCOC में फौजी और सिविलियन मरबूत नुमाइंदगी है। ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए, जबकि वबा से निमटने की हिकमत अमली और फैसलों में फौज के IT सिस्टम्स का फ़ायदा उठाया गया। DGISPR ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में जो खामियां सामने आईं उन्हें हंगामी बुनियादों पर दूर करने के लिए इक़दाम किए गए। इसी वजह से दूसरी लहर में हमारी तैयारी पहली लहर के मुकाबले में खासी बेहतर है, मगर कोरोना की दूसरी लहर में हम सबको ज़्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है। तो DGISPR भी कोरोना के हवाले से पहली लहर के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में तो इस वक्त एक अलग ही माहौल है। ना हुकूमत, ना अपोजिशन और ना ही आवाम, कोई भी इस दूसरी शदीद लहर को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। एक जानिब हुकूमत वैक्सीन के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म कल सिटीज़न पोर्टल के 2 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं। सिंध में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, माह अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में कोरोना वायरस के 22,000 इजाफी केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और PDM मुल्तान जलसे के बाद 13 नवंबर को लाहौर में जलसा करने जा रही है। इस पूरी सूरत हाल में आखिर कोरोना का फैलाव किस तरह मुमकिन है? कोरोना की वैक्सीन किन किन तैयार हो चुकी है? पाकिस्तान किन ममालिक से इस वैक्सीन को खरीदेगा? इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत हैं, वज़ीर आज़म के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त मौजूदा सियासी हालात हैं, अपोजिशन की तहरीक चल रही है, सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हुकूमत ख़ुद भी कभी कभार कोई एक्टिविटी कर रही है, उसमें लोग जो NCOC की तजवीज़ करदा तादाद है उससे ज़्यादा शरीक हो रहे हैं, तो फिर कितनी मुश्किल आ रही है इस वक्त आपको कोरोना को फैलने से रोकने में, और ये कितनी तेज़ हो सकती है लहर इन जलसे जुलूसों की मौजूदगी में? किसी भी सियासी जलसे से जो कोरोना के हवाले से मुज़र असर है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो बराह रास्त ज़ाहिर है जहाँ लोग इकट्ठे होंगे उससे ज़ाहिर है बीमारी एक शख्स से दूसरे तक फैलने में कामयाब हो पाएगी। तो एक तो ये बराह रास्त असर है किसी भी जलसे का या किसी भी हुजूम का, यूँ कहिए। लेकिन जो इसका दूसरा असर है खुसूसन जलसे के हवाले से, वो ये है कि जलसा आमतौर पे कोई सीनियर पॉलिटिकल फिगर करती है। अब सियासी फिगर या सियासी लीडर जो है उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो अपने कायद और या लीडर से इम्प्रेस होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी जो ज़ुबान और मैसेज है वो भी एक वज़न कैरी करता है। तो जब आप जलसा कर रहे हैं तो फिर उससे जो मैसेज मिलता है लोगों को वो ये है कि ये मामला ठीक है, इस वक्त कोरोना का कोई ऐसा मसला नहीं। अब ये जब मैसेज जाता है तो यकीनन वो एक ख़तरनाक मैसेज है और वो मिसलीडिंग मैसेज है। तो मेरे ख्याल से ये एक दोहरी जिसे कहते हैं ना, इसमें एक दोहरा नुकसान शामिल है, एक बराह रास्त और दूसरा इनडायरेक्टली। सही, लेकिन डॉक्टर साहब ज़ाहिर हुकूमत की कोशिश है कि अपोजिशन अपनी इस तहरीक को फिलहाल रोक दे, लेकिन फिर वो ये जवाब पेश करते हैं कि जी हुकूमती लोग भी और फिर खुद NCOC के हेड असद उमर साहब, वो भी जो उनकी सखर वाली एक्टिविटी थी वहाँ भी SOPs वायलेट हो रही हैं। तो ये जवाब क्यों पेश कर रहे हैं हुकूमत के लोग खुद अपोजिशन को उनकी एक्टिविटीज़ करने के लिए? पहले तो खुद को महदूद करना चाहिए ना। वज़ीर आज़म भी कल सिटीज़न पोर्टल की तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं, तो क्या ये इवेंट्स होने चाहिए इस माहौल में? अच्छा देखिए, इसमें एक तो ये कि जहाँ तक हमारी हिदायत है फ्रॉम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, NCOC के पर्सपेक्टिव से, वो बिला तफरीक है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि कौन करे या कौन ना करे। अगर कोई भी SOPs की वायलेशन कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा।
असद उमर साहब से मेरी बिल्कुल डायरेक्टली बात भी हुई थी इस टॉपिक पे, और उन्होंने ये फरमाया, मैं वहाँ नहीं था उस जलसे पे या उस जगह पे या उस इवेंट पे, उन्होंने फरमाया कि वो जो लोग थे वो उस तादाद के अंदर थे और बाहर ओपन में थे, और उन्होंने मास्क पहन रखे थे। बाहर क्या, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम किसी भी शख्स को, इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको फोकस बनाए इस बात का, हमें इसको मजमूई तौर पे देखने की ज़रूरत है और कलेक्टिवली सबको ही ओनरशिप लेनी पड़ेगी, हुकूमत को भी। और डॉक्टर साहब, जिन जिन शहरों में ये जलसे हो रहे हैं उसके एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वहाँ पर एक कोरोना का रेट बड़ी हद तक उसमें इजाफा हो रहा है, ये देख भी रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर अपोजिशन इस वक्त इस चीज़ को नहीं समझ रही, चूँकि उन्हें अपनी सियासत करनी है। गवर्नमेंट उनको इसलिए नहीं रोक रही कि वो तसादुम वाली सूरत हाल नहीं चाहते, लेकिन इन द एंड फिर ये नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है। ज़ाहिर है हुकूमती रेट पर अमल दरामद करवाना तो हुकूमत का ही काम है। इस तरह से खुला तो नहीं छोड़ा जा सकता इस तहरीक को, जितनी बड़ी तादाद में लोग एक जगह पर लोगों को जमा कर रहे हैं। तो फिर क्या एक्शन कुछ लेना पड़ेगा? NCOC कोई तजवीज़ पेश करेगी इस सिलसिले में हुकूमत को? जी देखिए, NCOC ने तो अपनी गाइडेंस देनी है, उसकी जो एनफोर्समेंट है वो हुकूमत पे काम है, और इस बारे में वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं, और वो यही हैं कि जिसे कहते हैं इन तमाम तकारीब को या इन तमाम इवेंट्स को अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और की जाएगी। सही। और डॉक्टर साहब, अब ये जो ज़ाहिर है कुछ पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि अब इसकी चूँकि वैक्सीन आ गई है, तो जैसे उन्हें लाइसेंस मिल गया किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी करने का, तो ये वैक्सीन के जो दावेदार 3-4 ममालिक हैं, किस मुल्क से ख़रीदने में पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है? कौन कौन से क्लिनिकल ट्रायल्स अब तक पाकिस्तान में कामयाब हो चुके हैं? इस बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें। बड़ा प्यारा सा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, दावेदार। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस वक्त दावेदार हैं, और मैं समझता हूँ कि उन दावों में मुमकिन है और हमें उम्मीद है कि कुछ स्ट्रेंथ मौजूद है। लेकिन देखिए, ये इब्तदाई रिज़ल्ट हैं, और जिस किसी ने भी मेडिसिन की फील्ड में, रिसर्च में कुछ भी वक्त गुजारा है, या किसी भी तरह इसके ऊपर नज़र रखी है या तालीम रखते हैं इस मामले में, तो वो ये जानते हैं कि इब्तदाई रिजल्ट्स जो हैं उनको बड़ा ध्यान से देखना होता है, क्योंकि वक्त के साथ जब पूरे रिजल्ट्स आते हैं तो कई दफ़ा वो उतने ज़बरदस्त नहीं होते जितने के इब्तदाई रिजल्ट्स में कई दफ़ा नज़र आता है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर कोई वैक्सीन आए, लेकिन देखें वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मिसल कहते हैं ना, डोंट होल्ड योर ब्रेथ फॉर इट। आप इसके लिए बिल्कुल बहुत आंख लगा के ना बैठे, कुछ वक्त लगेगा, कम से कम कुछ हफ्ते लगेंगे। सबसे जो इब्तदाई डिप्लॉयमेंट है वैक्सीन की ग्लोबली, उनमें शायद कोई बहुत एडवांस मुल्क जो है अगले चंद हफ्तों में चंद लोगों को या एक अपनी इनिशियल सेट ऑफ जो रिसिपिएंट्स हैं उनको ये वैक्सीन लगाने में कामयाब हो जाए। लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा करके इस बात पे पूरा तकिया करके बैठ जाएं कि बस अब ये वैक्सीन है और यही हमें बचाएगी और हम बाकी सारी चीज़ों से फारिग हैं, ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन है। और मैं आपको बताऊं कि जो एक मैस स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन है ग्लोबली, और मैं इसमें एडवांस मुल्कों को भी शामिल करता हूं, वो अगले साल के दूसरे तिमाही से पहले नहीं हो पाएगी। इवन एडवांस मुल्कों में मैं मैस वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें जब तक ये प्रूफ आते हैं, डिप्लॉय होती है, लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगती है, तभी जाके कोई प्रोटेक्शन आनी शुरू होती है। इसमें वक्त लगेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम कम अज़ कम 8 दर्जन मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स और कंपनियों से बातचीत में बड़े डिटेल में हैं। पहले से भी बात हो रही थी, अब उसमें कुछ तेज़ी भी आ गई है। हुकूमत ने $150 मिलियन इसके लिए मुख्तस कर लिया, और ये इब्तदाई अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें तो इसमें इंशाल्लाह आपको जल्द कुछ पेशरफ्त देखने में आएगी। उस पर बड़ी एक्टिव एफर्ट जारी है, और मैं समझता हूँ कि हम फेज वाइज इसको डिप्लॉय करने में कामयाब हो जाएंगे। और सबसे हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि जो हमारे फ्रंट लाइन कोविड की हेल्प वर्कर हैं, सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाए। तो डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन लेने में पाकिस्तान क्या चाइना से लेने में इंटरेस्टेड है, यूरोप से प्रोक्योर करेगा, अमेरिकन वैक्सीन पर ट्रस्ट करेगा? किस मुल्क का इंतखाब पाकिस्तान के अभी ऑन कार्ड्स में क्या बात हो रही है? मतलब किस मुल्क से लेना चाहेंगे वैक्सीन? ये कार्ड में जी बड़ा अच्छा लेकिन मुश्किल सवाल है। सादी बात, इसका सादा जवाब ये है कि ऑल कार्ड्स आर ऑन द टेबल। यानी मेरा ख्याल है कि जब हम फाइनल प्रोक्योरमेंट करेंगे तो ये एक से ज़्यादा सोर्सेज से होगी, और वो सोर्सेज वेस्टर्न सोर्सेज भी हो सकती हैं, और चीन भी हो सकता है, और एक मिक्स एंड मैच भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब, ये $150 मिलियन इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। ज़ाहिर है अगर इससे ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ी तो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, और जब ये वैक्सीन आ तैयारी है जी उसकी इंशाल्लाह। जी, जब ये लोगों को अवेलेबल होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, या लोगों से भी उसका कोई चार्ज किया जाएगा? फिर ये $150 मिलियन ये लोगों से ही वसूल किए जाएंगे?
नहीं जी, नहीं, ये जो सरकार के पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से खरीदी जाएगी, ये इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री फराहम की जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी इसकी कोरोना के हवाले से कुछ रिसर्चेज ऐसी चल रही हैं, ऐसे डाउ यूनिवर्सिटी में वो IVIG नामी दवा आई, उन्होंने उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए, कामयाब भी हुए। उस दवा को भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देख रही है इसकी मेडिसिन के तौर पर? देखिए, पाकिस्तान में बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों के ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन जब भी क्लिनिकल ट्रायल होना, उसमें 2-3 चीज़ों का बड़ा वाज़ेह ध्यान रखना होता है। एक ये कि किसी भी एक ट्रायल के ऊपर कभी भी अपनी तमाम जो मेडिकल डिसीजन मेकिंग है वो उसके ऊपर पिवट नहीं करती, उसके ऊपर उसका पूरा भरोसा नहीं होता, एक चीज़। दूसरा, आपने स्टडी की पावर देखनी होती। पावर से मुराद है क्या उसमें इनफ पार्टिसिपेंट्स थे कि स्टेटिस्टिकल एतबार से उसमें इतनी ताकत थी उस ट्रायल में कि वो इस शुमारियाती बेसिस पे, शुमारियात की साइंस के मुताबिक ये वाज़े तौर पे बता सके कि ये चीज़ कारामद है या नहीं। तो ये तमाम ट्रायल्स चलते रहे हैं, और भी चीज़ों के हुए हैं। अभी इस वैक्सीन जो चाइनीज़ वैक्सीन एक है, उसका भी ट्रायल जारी है। तो मैं इतना कहूँगा कि इनमें से कोई भी हतमी या नतीजा खेज किस्म का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। सही। चलें डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि वैक्सीन आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा और उस वक्त तक फिर लोगों को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो पहली वेव थी उसमें लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए थे, गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन लगा दिया था। इस दूसरी वेव में बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो शॉपिंग मॉल्स हों, सड़कें हों, बाज़ार हों, रेस्टोरेंट्स हों, लोग भी घूम फिर रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस भी थोड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ये बिहेवियर का फ़र्क क्यों है पहली और इस दूसरी लहर में, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ जी, कुछ तो नेचुरल है, कुछ तो हमें ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि जब पहली वेव आई तो वो एक अनदेखी चीज़ थी और उसके बारे में बहुत हिरास था, और दुनिया में बहुत से मुल्कों में बात हो रही थी, और ये एक नई चीज़ थी। अब वो मामला तो वही है, बात जिन मुल्कों में हो रही थी बल्कि उधर से ज़्यादा हो रही है कि अमेरिका में जो तीसरी लहर है उनकी पहली दोनों लहरों की निस्बत तेज़ है। आज गुज़िश्ता 24 घंटे में USA के अंदर उनकी अपनी एपिडेमिक के हिसाब से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे हो गया, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में एक कंप्लायंस की फटीग हो गई है। ये कुछ कुदरती अमल भी है, लेकिन इसमें हमारी मैसेजिंग और हमारी लीडरशिप और हम सबका कलेक्टिवली भी कसूर है कि हम उसको उस तरह से नहीं ले रहे। आज बहुत से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम से भी एक मीटिंग थी ऑनलाइन, सदर साहब ने उसको चेयर किया सारे प्रोविंसेस में, इस्लामाबाद में, और उनमें से भी कई लोगों ने, बहुत से उलमा ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि जो एक फ़र्क है, और उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि अगर हम मिक्स्ड मैसेजिंग करेंगे तो उसका फिर पूरा असर नहीं होगा। तो हमने बहरहाल उनकी मदद भी मांगी है, और पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि उलमा की इंटरवेंशन की वजह से और उनकी सपोर्ट की वजह से बहुत बेहतर कंप्लायंस हुई थी। मसाजिद में जब तरावी वगैरह हुई तो हमने देखा कि कुछ जगहों में, अक्सर जगहों में बल्कि 70% के करीब कंप्लायंस। और डॉक्टर साहब, क्या NCOC सारी चीज़ों को खुद भी उतनी सीरियस नहीं है इस पहली लहर के मुकाबले में, इस दूसरी लहर में? कल डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब जो ज़ाहिर है पहली उस लहर का मुकाबला करने के लिए आपकी वाली पोजीशन पर मौजूद थे, कल वो हमारे साथ ही मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि इस बार NCOC ने खासी ताख़ीर कर दी, जो मेजर्स हैं वो काफ़ी देर से लिए गए, ये जो तजावीज़ दी गई गवर्नमेंट को इसमें भी काफ़ी ताख़ीर की गई, इसलिए शूट अप कर गई है लहर। तो आप समझते हैं कि वाकई NCOC ने उस पहली लहर के मुकाबले में देर कर दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस लहर को बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था, और इस लहर के ऊपर जो तमाम रिकमेंडेशंस हैं NCOC से वो बहुत वक्त पहले आ गई थी। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसकी रिसेप्टिविटी जो है वो दो डोमेन्स में मैं आपको कहूँगा ज़रा स्लोअर थी। एक तो आवाम, जैसे आपने मेंशन कर दिया, लेकिन जो ये लार्ज इवेंट्स थे उसमें भी ये, इसमें जिसे कहते हैं ना, कुछ ताख़ीर एक्सेप्टेंस किया, उसकी कंसेंसस की हुई, और जब 2 मीटिंग्स के बाद, NCC की 2 मीटिंग्स के बाद कंसेंसस नहीं हुआ तो वज़ीर आज़म ने वॉलंटरी तौर पे कहा कि जी ठीक है, मैं अपना जलसा कैंसिल करता हूँ रशाकरी का, और हम इसको वन साइडेड करते हैं। अगर कोई और इस बात को एक्सेप्ट नहीं भी करने को तैयार तो हम बहरहाल इसमें पहल करेंगे। तो ये जफर साहब का इंप्रेशन गलत है। दूसरी बात ये कि स्कूलों की जो थी ओपनिंग, जो क्लोजिंग थी सॉरी इस दफ़ा, उसमें भी एक हफ्ते का गैप आया। NCOC का रिकमेंडेशन बाहर के एक हफ्ता पहले था, लेकिन उसमें भी आपको याद होगा कि सूबे भर के और वफाक के जो एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं और एजुकेशन के इदारे हैं और उनके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको उस मामले पे कन्विंस करने में और उनको तमाम एदाद शुमार की रोशनी में इस चीज़ पे कायल करने में एक हफ्ता और लगा। तो ये एक नेचुरल सा अमल है। इस वक्त हम पहले की निस्बत हमारे पास डेटा भी ज़ाहिर है ज़्यादा है, क्लियर है, बेहतर है, और ये जो इसका बिगल है दूसरी वेव का, ये तो बहुत पहले बुझा दिया गया।
और डॉक्टर साहब उस फर्स्ट वेव के बाद जो सेकंड वेव के दरमियान का थोड़ा अरसा था, जब इसका जोर थोड़ा अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा हल्का था, उस वक्त थोड़ा सोचने समझने का, प्लानिंग करने का मौका था, तो हेल्थ सेक्टर को कितना स्ट्रॉन्ग किया गया? वो जो हम पहले वेव में देखते थे, वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो गए, हॉस्पिटल्स भर गए, वो सिचुएशन क्या इस दूसरी वेव में कुछ बेहतर हुई है? हेल्थ सेक्टर में कितना काम किया आपने उस वेव के बाद? वो उस वेव के दौरान ही शुरू हो गया था जी। आप तो जिक्र कर रहे हैं ना पहली वेव और दूसरी के दरमियान का। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ के इस दौरान जो एफर्ट हुई, उससे पहले ये चीज़ शुरू हो चुकी थी। जब उस वक्त पहली पीक आ रही थी तो काफ़ी एफर्ट की गई तमाम सूबों के साथ मिलके। मिसाल के तौर पे कम से कम 2800 ऑक्सीजनेटेड बेड इजाफी तौर पे क्रिएट किए गए, एक ही एफर्ट थी। उसके अलावा डॉक्टर जफर ने इनिशिएट किया था वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था हमारे बहुत से हेल्थ वर्कर्स का, उसमें तकरीबन 1500 लोगों की ट्रेनिंग हुई है। डॉक्टर्स की बेशतर कुछ नर्सेज भी हैं क्रिटिकल केयर के हवाले से। उसके अलावा PPEs की फरहमी, आपको याद है कि शुरू में कितना पुरतकलीफ मरहला था, N95 नहीं मिलते थे, आम मास्क की कीमत कहाँ चली गई थी। तो हमारी प्रेपरेशन PPEs के हवाले से, टेस्टिंग के हवाले से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से, मैन पावर के हवाले से, तमाम चीज़ों से पहले की निस्बत बेहतर है। लेकिन देखिए बात यह है कि आप जितनी भी तैयारी कर लें, अगर आप बीमारी की रोकथाम में मदद नहीं करेंगे या उसमें शामिल नहीं होंगे, तो ये लहर फिर इतनी ऊंची हो सकती है कि जितना ऊंचा भी आप बांध लें, ये उससे ऊपर फिर जाने की ताकत रखती है। तो हमने ये कोशिश करनी है कि बंद तो हम बांध रहे हैं, लेकिन लहर को भी रोका जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस बार डेथ रेट इतना तेज़ी से क्यों ऊपर जा रहा है? पिछले 2 रोज़ में एक रोज़ 75, एक रोज़ ये 60 से ज़्यादा लोग इस जाँबाक हो गए। जो पिछली वेव थी, पहली वेव, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ रही थी। इस बार शिद्दत है वो बहुत जल्दी आ गई और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है केसेस के मुकाबले में। ये फ़र्क क्यों हमें नज़र आ रहा है? अच्छा देखिए, वो खैर इसमें अदाद शुमार में जो कई दफ़ा लोग उस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अगर इसको आप गौर से देखें तो जो 75 का नंबर है उसमें वो सारी एक दिन की नहीं थी, उसमें से कुछ चंद दिनों की कैचअप भी थी। 12 आप उसको 20 कम भी कर लें तो फिर भी 50-55 बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा डेथ्स हैं। जो मैक्सिमम था जून में, उसमें एक दिन था जब 153 डेथ्स हुई थी। तो अगर आप 75 का भी नंबर लें तो वो उससे बाहर का आधा है। लेकिन ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है कि एक तेज़ी आ रही है, और उसको आप कम कहें या ज़्यादा कहें या उसी के बराबर कहें, किसी भी सूरत ये ख़तरे से खाली नहीं है। हम पिछली वेव से मवाजना करके हमें जिसे कहते हैं, सिवाय इसके कि हम अपनी प्रेपरेशन के बारे में कुछ तखमीना लगा सकें, और उसके अलावा कोई गेन नहीं है। हमें ये बिल्कुल क्लियर है बात कि किसी सूरत भी ये वेव जो है, लहर जो है, पहले से कम तो बाहर कैफ नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है आप डॉक्टर भी हैं, वज़ीर सेहत भी हैं, इस मुल्क के मेडिकल स्टूडेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। 29 तारीख को जो MD कैट हुआ उसमें जो इरेगुलरिटी सामने आई, जिस तरह से SOPs नहीं फॉलो हुई, जो जलसों में माहौल होता था वही हमने उसमें भी देखा। हर सेंटर पर हज़ारों की तादाद में लोग, उनके पेरेंट्स, वो सब मौजूद थे। अंदर आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आई, कोई रिव्यू कमेटी नहीं थी। अली रज़ा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है PMC के, इसी प्रोग्राम में हमसे वादा करके कहते कि सिलेबस से आउट कोई चीज़ नहीं आएगी, रिव्यू कमेटी होगी, ऑब्जेक्शन फॉर्म मिलेगा। कोई ऑब्जेक्शन फॉर्म नहीं था। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स ये आपसे शिकायत कर रहे हैं, अगर उनको आप मुतमईन कर सकें, कोई ग्रेस मार्क्स या वो कंटेंट जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, अगर उसको माइनस कर दिया जाए, इस बारे में कोई चीज़ अंडर कंसीडरेशन है आप लोग? मैं आपको बता दूँ जी, आपने बहुत सी बातें कही, उसमें से कुछ बातें दुरुस्त हैं लेकिन कुछ मफरूज़े हैं। देखिए, नाराज़गी एक तो ये मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है, अभी अल्लाह के में से बहुत से बने। ये वो एस्पिरेंट्स हैं, ये वो ख्वाहिशमंद हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं। 1,29,000 लोगों ने ये MD कैट इम्तिहान दिया और 200 सेंटर्स थे, और किसी भी सेंटर में 500 या 600 से ज़्यादा तादाद नहीं थी। एक तो पहली बात ये। SOPs की स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का कहा गया था, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ 200 सेंटर्स कितने बताया आपने सर? और 1.25 लाख 200 सेंटर से 198 सेंटर्स थे, 198 और 1.25 लाख स्टूडेंट थे। अच्छा, अब इस सवाल है 1,29,000, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि जब भी कोई टेस्ट होता है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिस पे किसी को एतराज़ होता है कि इस सिलेबस से बाहर है या नहीं, उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसको देख रहे हैं, और अगर उसमें से कोई क्लियर कट ऐसी चीज़ होती है तो मुझे यकीन है कि उस चीज़ को या उस क्वेश्चन को या उस स्पेसिफिक आइटम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ भी आप 1,29,000 लोगों को टेस्ट दें तो उसमें से अगर 1000 लोग भी उस बारे में कोई एतराज़ करें तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो परसेंट वाइज वो कितना नंबर बनता है। इससे पहले जी आप कंप्लीट। तो बहरहाल उसकी इसमें कोई शक नहीं कि अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी हो तो उसको, या ऐसा जो कोई टेस्ट पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए जो मुनासिब नहीं है या जो कोर्स से बिल्कुल वाज़े तौर पर बाहर है, तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ये ऐसी कोई बात नहीं।
लेकिन सर जाहिर है कि ख़ास तौर पर जो चारों सूबों के लोग हैं उन्हें यह एतराज़ है कि फेडरल के निसाब को देखते हुए, फेडरल के सिलेबस को देखते हुए पूरा टेस्ट तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से फिर सूबों को नुकसान पहुंचा है। तो उनकी ये डिमांड आ रही है कि वो जो कंटेंट था उस पूरे क्वेश्चंस को माइनस किया जाए जो 30-40% आउट ऑफ सिलेबस था और उसके बदले ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। तो ये तजवीज़ क्या आप लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको? 30-40% तो मेरे ख्याल से जी बिल्कुल, ये तो ये खुद सोचिए ज़रा, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, एक लम्हा पॉज करें और अब इसी स्टेटमेंट को ले लें। आप मुझे बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि जो हमारा सिलेबस है मुल्क में उसमें इतना फ़र्क है कि 30-40% एडिशनल कंटेंट कहीं फेडरल में पढ़ाया जा रहा हो सकता है? देखिए ये सिलेबसेस जो है ना बड़े मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर हो सकता है। और मैं बगैर ये देखे कि वो सवाल स्पेसिफिकली कौन से हैं, मुझे भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया और मैंने वो पीएमसी को फॉरवर्ड किए हैं रिव्यू के लिए। लेकिन ये एक बहुत एक्सट्रीम सी एग्जैजरेशन लगती है कि 40% कोर्स ही जो है वो सूबों को और सेंटर का फ़र्क है। बहरहाल चूंकि आपने पॉइंट आउट किया, मैं दोबारा से इस चीज को उनके साथ शेयर भी कर दूंगा और उसको रिव्यू कर लेंगे। अगर कोई चीज वाज़ेह तौर पे ऐसी है फैल साहब आपसे डिस्कस करने का, क्योंकि अली रज़ा साहब 2 बार आ चुके थे शो पर, उन्होंने कहा कि नम्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पेपर के ऊपर भी वो नम्स लिखा हुआ था, प्रिंटेड था। उन्होंने कहा था रिव्यू कमेटी भी वहाँ पर होगी, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्शन फॉर्म भी मिलेगा। वो कमेटीज़ भी वहाँ पर नहीं थी, किसी सेंटर में नहीं थी, ऑब्जेक्शन फॉर्म भी किसी सेंटर में नहीं मिला। ये वो तमाम इरेगुलरिटीज़ थी जो ज़ाहिर है उन तमाम एस्पिरेंट्स को, वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो डिप्रेशन के मरीज़ बन गए इस वक्त, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे हैं। नहीं, ये अली रज़ा साहब ने क्या कहा था कि ऑब्जेक्शन फॉर्म वहीं दे दिया जाएगा, वहीं दे दिया जाएगा, वहाँ रिव्यू कमेटी मौजूद होगी। उन्होंने इसी प्रोग्राम में 2 बार वो आए और दोनों बार उन्होंने कहा था कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। मैं कर दूं, रिव्यू कमेटी 200 सेंटर्स में तो नहीं हो सकती ना। रिव्यू कमेटी तो सेंट्रल होगी, जब एतराज़ात कोलेट हो जाएंगे तो रिव्यू कमेटी उसको जरूर देख लेगी, लेकिन हर सेंटर में तो रिव्यू कमेटी का बंदा नहीं बैठा हो सकता, वो तो नामुमकिन सी बात है। चलें डॉक्टर साहब, बस आखिर में शॉर्टली ये बता दीजिएगा कि क्या पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कोई तजवीज़ एनसीओसी के अंडर कंसिडरेशन है इस पूरे माहौल को देखते हुए? सर ऐसे है कि इस वक्त तो कोई ऐसी एक्टिव तजवीज़ नहीं है मुकम्मल किस्म के लॉकडाउन की, लेकिन देखिए हमेशा भी डिसीजन मेकिंग में किसी भी नेशनल लेवल के ऊपर तमाम ऑप्शंस जो हैं वो हमेशा हाथ में होती हैं, लेकिन वो हालात, सिचुएशन, नंबर्स, एदाद-ओ-शुमार और सिचुएशन के मुताबिक होती हैं। तो इस वक्त हम समझते हैं कि जो हमने 2-3 मेजर चीज़ों को इम्पैक्ट करने की कोशिश की है, स्कूल सेक्टर जैसे मैंने अर्ज़ की, इसके अलावा ये रेस्टोरेंट्स, उनके ऊपर जो डाइनिंग, और एक बहुत बड़ा सेक्टर जो बड़ा अहम भी है माशी तौर पे भी, हमारे समाजी तौर पे भी, शादियाँ, लेकिन उसमें भी हम समझते हैं कि कुछ मसला ये चल रहा था कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो जब ये 3 चीज़ों के ऊपर ब्रेक लगाई गई तो हमें उम्मीद है कि इससे खातिर खा कमी या स्लो डाउन होगा इस एपिडेमिक का, लेकिन इसको फिर एनालाइज किया जाएगा, देखेंगे ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि वैक्सीन पाकिस्तान आने में अभी कुछ वक्त लगेगा और उस वक्त तक जो सबसे अहम काम है वो है कोरोना से बचने के लिए एहतियात करना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिर बात करेंगे कि DG ISPR ने जो आज डोजियर के तमाम अहम नुकात दुनिया भर के सामने रखे हैं उस पर गुफ्तगू होगी। मंसूर अली खान और चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश करके भारत का चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैनुल अक़वामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किए गए पाकिस्तान के डोजियर के अहम नुकात सबके सामने रख दिए। LOC की सूरत हाल, CPEC 5th जनरेशन वॉरफेयर पर भी हक़ाइक़ से आगाह कर दिया। DG ISPR ने वाज़े किया कि हम यहाँ रुकेंगे नहीं, इस संगीन मामले को आलमी सतह पर मजीद आगे लेकर जाएंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर में सबूत सामने लाए हैं। पाकिस्तान ने भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने के सबूत भी दिए हैं। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तो चौधरी साहब, जो खारजा पॉलिसी का मामला है, अपोजिशन का एक ये बड़ा नुक्ता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इन 2 सालों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आज DG ISPR ने जो गुफ्तगू की,
एक बार फिर ये तासुर मिला कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत बिल्कुल एक पेज पर मौजूद हैं। कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कहीं कोई हमें कोई इख्तलाफ वाली सूरत हाल दिखाई दे रही हो, तो अपनी कामयाबी की राह फिर कहाँ आप लोग देखेंगे? देखिए, जो इश्यूज़ मुल्की हैं उस पे तो इस पे क्या प्रॉब्लम है, आपने कहाँ की मिसाल कहाँ पे लाकर फिट कर दी है। मसलन क्या हमारी सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी है ख़ारजा पॉलिसी, क्या सिर्फ इंडिया फोकस्ड पॉलिसी है? चाइना के साथ क्या है हमारा, अमेरिका के साथ क्या है, यूरोप के साथ क्या है, मिडिल ईस्ट के साथ क्या है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ क्या है, और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक के साथ क्या है? तो ये कोई सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी नहीं होती। ख़ारजा पॉलिसी जो होती है उसको आपने मुख्तलिफ़ जगह पे देखना है। देखना ये है कि आपके साथ सऊदी अरब कहाँ पे खड़ा है, ईरान कहाँ पे खड़ा है, यूएई कहाँ पे खड़ा है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, अमेरिका के साथ आपके आने वाला जो दौर है वो एक मुश्किल दौर पाकिस्तान के लिए शुरू हो सकता है। उसमें आपने क्या करना है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या करना है, फैटफ अब भी आपका है। आप तो नहीं पेश कर सके ना ख़ारजा पॉलिसी में सारी इस्टेब्लिशमेंट और सारे मिलकर। हम लोग जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ कश्मीर के इशू पे ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर 54 में से 17 लोग नहीं ढूंढ सके ताकि हम अपना केस ले जा सकें। और इसको हम क्या ढोल बजाएं, इसको क्या करें? ये नाकामी है, सीरियस नाकामी है। आप किसको कामयाबी, सिर्फ पेश कर देना कामयाबी है? पेश कर देना तो कोई कामयाबी नहीं है, पेश करके उसको कैरी थ्रू कराना कामयाबी है। तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पर जो दहशत गर्दी है उसकी तमाम किस्मों के ख़िलाफ़ हूँ, वो रियासती दहशत गर्दी हो, वो इनफरादी दहशत गर्दी हो, वो मजहबी दहशत गर्दी हो, वो कोई भी दहशत गर्दी हो, मैं तो उसकी सारी किस्मों के ख़िलाफ़ हूँ। वो कोई मुल्क करे, किसी मुल्क की तरफ से हो, वो अमेरिका की तरफ से हो, इंडिया की तरफ से हो, अफ़गानिस्तान की तरफ से हो, या किसी भी तरफ से हो, मैं तो उसके हक़ में नहीं। सही। तो मंसूर अली खान साहब, ये डोज़ियर पेश कर देना, फिर जैसे चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि फिर जो मतलूबा हिमायत हमें हासिल होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते, इसलिए शायद दुनिया को अपना केस उस तरह से कन्वे नहीं कर पाते। कश्मीर की सूरत हाल, हमारी अपनी सरहदी सूरत हाल, ये तब्दील होने में नहीं आ रही, वक्त गुजरता जा रहा है और बल्कि कार्रवाइयाँ शदीद होती जा रही हैं भारत की। तो फिर करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? सिर्फ डोज़ियर पेश करते जाएँ, दुनिया को दिखाते रहें भारत क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे ने ख्याल कि इसमें कोई इमरान खान साहब अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तहरीक इंसाफ बैठी हुई है, हुकूमत कर रही है, तो यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत होती या नून लीग की हुकूमत होती तो हालात तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाते। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर सिर्फ हमारी जो सियासी हुकूमत है सिर्फ उसका स्टेक नहीं है, और भी बहुत से अनासर हैं जिसकी वजह से हमारी ये पूरी फॉरेन पॉलिसी तरतीब दी जाती है। दूसरी बात यह कि जो मामला भारत के साथ है, आप इस बात को ज़हन में रखें कि भारत की जितनी बड़ी लॉबी है वर्ल्ड ओवर, मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर, मुख्तलिफ वेस्टर्न स्टेट्स के अंदर जितनी बड़ी लॉबीज इस पर काम करती हैं, हम फ्रेंकली स्पीकिंग उसके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा कोई मौसर किस्म की अपनी कैंपेनिंग नहीं करते। फॉरेन कैंपेनिंग हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है। एक तो दाखिली इंतशार जो हमारे अपने अंदर फैला हुआ है, जो हुकूमत आती है साल 2 साल के अंदर ऑपोजिशन उसके खिलाफ निकल बाहर आती है, वो कहती है जनाब आप इस्तीफा दें, बाहर चले जाएं। वहां पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी आखिर कांग्रेस निकलती है, उसके खिलाफ भी तहरीक चलती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हर 2 साल के बाद वहां पे वो कहेंगे जनाब अब आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। लेकिन अफसोस के तौर पर यहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हम सब एक नहीं है, हम सब इकट्ठे नहीं है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि जनाब क्योंकि भारत के साथ इस वक्त ये कशीदगी चल रही है तो दाखिली महाज के ऊपर जो है या दाखिली मामला के हवाले से जो है वो कुछ ना किया जाए, तो अवाम तो परेशान है। अवाम अपनी महंगाई की वजह से परेशान है, बैड गवर्नेंस की वजह से परेशान है, जो कुछ अब पिछले 2-2.5 साल के अंदर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से परेशान है। अब फैसला अवाम ने करना है कि क्या इसी हुकूमत को जो है वो अगले भी 2.5 साल पूरे करने देने हैं या एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलना है और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डालना है। माजी अगर आप देखें, इमरान खान साहब ने खुद भी 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन हुकूमत को घर नहीं भेज सके थे। पीडीएम के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग है, ऐसा कौन सा नुस्खा है जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? मेरे ख्याल में ये तो इनके पास ही पता है, और ये पत्ते जो है अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं, हमें तो नहीं बता रहे कि इनके पास ऐसी कौन सी चीज है। जी चौधरी साहब, ये कौन से ऐसे पत्ते हैं जो छुपा के रखे हुए हैं? 5 जलसे आप कर चुके, अब ये 13 तारीख को 10 रोज बाद आखिरी जलसा लाहौर में होने जा रहा है। सब आप समेत सब दावे कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जलसा होगा, तो ये छठे जलसे से चली जाएगी हुकूमत या फिर बाद में लॉन्ग मार्च भी करना पड़ेगा?
नहीं, मंसूर अली खान साहब ने, देखिए मंसूर अली खान साहब ने 2-3 इश्यूज इससे पहले भी, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ। पहली बात यह है कि भारत अगले साल यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, बल्कि बन गया है, उसमें टेक ओवर कर लेगा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। उसके लिए कोई हिकमत अमली किसी के साथ बैठकर तय की है, नहीं की। सारी क्या जमातों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं आप? खारजा पॉलिसी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके ज़रिए ले सकते हैं। उसमें कौन बैठने के लिए तैयार है? जो वज़ीर आज़म कश्मीर के इशू पे ना बैठने के लिए तैयार हो, वो किसी और इशू पे क्या बैठेगा किसी के साथ? एक बात। और उस पर अगर कोई बैठेगा तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन, बावजूद इसके कि उसने उस दिन जो हरकत की थी, मरियम नवाज़ को 2 दिन बाद गिरफ़्तार कर लेते तो क़यामत आ जानी थी। फरियाल बीबी अगर हॉस्पिटल में उस रात ना लेकर जाते जिस दिन बिलावल साहब उधर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के साथ ईद नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। लेकिन चूँकि उनकी अनाएँ बड़ी हैं तो उसका नतीजा है। दूसरी बात यह है कि देखें, मुख्तलिफ औकात में खारजा पॉलिसी के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स रहे हैं। सिंगल डायमेंशनल पॉलिसी थी अयूब खान के दौर की, भुट्टो साहब ने आकर उसको मल्टी डायमेंशनल कर दिया। रशिया को भी एंगेज कर लिया, चाइना को भी एंगेज कर लिया, दुनिया के बाकी ममालिक को भी एंगेज कर लिया। उसके बाद बीबी ने आकर दुनिया को एंगेज किया। फिर पीपल्स पार्टी की साबका गवर्नमेंट में हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बना के दुनिया को एंगेज किया था। तो दुनिया को एंगेज किया जा सकता है। सवाल ये है कि आप जो कहने जा रहे हैं उसकी आपकी मॉरल अथॉरिटी क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात को दुनिया किस तरह से सुन रही है। ये 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं। सही। रही बात ये कि हमारे पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि हमने इन चीज़ों को ठीक कर लेना है। सारी चीज़ें की थी हमने। इस मुल्क में उस वक्त भी आटे का बहरान था जैसे आज है, उस वक्त भी चीनी का बहरान था जैसे आज है। लाहौर में आटे की तकसीम पे 2-3 बंदे मर गए थे। तो एक टाइम 2 साल बाद आपके पास ऐसा टाइम आया कि आप एक्सपोर्ट करने लग पड़े थे गन्ना। 2 बड़े सैलाब आए लेकिन आपकी फूड शॉर्टेज नहीं हुई। तो ये पॉलिसी होती है जो बनानी होती है। इनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। या बता दें, खान साहब बता दें कि ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी का आप इंतज़ार कर लें। बता दें बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, फॉरेन पॉलिसी पे, नेशनल एक्शन प्लान पे, किसी जगह पे कोई पॉलिसी है तो बता दें। ठीक है। तो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई, बेरोज़गारी और दूसरे इशूज़ से निपटने के लिए कोई पॉलिसी अब तक मुरतब नहीं की है। अब मंसूर अली खान साहब ने कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म का इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने क्या वज़ीर आज़म की इंटेंशन महसूस की कि वो इन तमाम मसाइल को हल करने का इदराक रखते हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब और मंसूर अली खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, अभी 4-5 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर को आपने इंटरव्यू किया, उनकी इंटेंशन आपको लगी? चौधरी साहब ये जो जिन पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में वो वाकई इंटेंशन रखते हैं, इन सारे मसाइल को हल करेंगे, ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी, तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसमें कहीं कोई कमी आ सकती है? बातें तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कोई प्लान है उनके पास? दूसरी बात मेरे ख्याल में मैं इसमें जो बेहतर जवाब है वो तो शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैठे होते तो बेहतर जवाब देते। लेकिन मैं सिर्फ इसके ऊपर जो तज्जिया देना चाहूंगा, मेरी वजीर आजम से जो मुलाकात हुई उसमें ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें हुई। मेरे ख्याल में उसमें डिपेंड करता है, हालात पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस दौर में हुकूमत कर रही थी, दहशतगर्दी के मसाइल थे, फिस्कल पॉलिसी किस तरह चलानी है, उनका अपना एक तरीकाकार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना तरीकाकार है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे पीटीवी से लोगों को निकाला गया, स्टील मिल से लोगों को निकाला गया, रेडियो पाकिस्तान से लोगों को निकाला गया, पीआईए को जो है वो टोटली रिवैम्प किया गया है और एक डिफरेंट तरीके से चलाया जा रहा है। ये नहीं है कि मुस्लिम लीग ने ये सब कुछ नहीं किया था, उन्होंने भी ट्राई किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया था। एतराज किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह चल रही है, अगर आप सिर्फ शुगर कमीशन रिपोर्ट को उठा के देख लें कि पहले आपने खुद सब्सिडीज दी और उसके बाद जो है वो बाद में आप हैरान हो गए कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे ही लोग बीच में मुलविस निकले हैं। तो बहुत सी गलतियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन डिपेंड करता है उनके पास फिस्कल स्पेस कितनी थी ये सब कुछ एडवेंचर करने की। नहीं थी प्रैक्टिस पे, क्यों? ठीक है, उनके पास स्पेस नहीं थी। लोगों का अब जो सब्र का पैमाना है वो कितना लबरेज हो चुका है, 13 दिसंबर के बाद असल सूरत हाल पता लगेगी। लेकिन दोबारा मैं वही कहूंगा कि हकीकत ये है कि उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं जानता हूँ एक लेबर फ्रेंडली किस्म की पार्टी है और वो कभी भी लोगों को नौकरियों से निकालने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टेन्योर भी पहला है। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वो तीसरी चौथी बार वो इख्तियार में आए। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून आई वो तीसरी बार इख्तियार में आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार गवर्नमेंट का मजा ले रही है, गवर्नमेंट में आई है। जाहिर है उससे पहले वो हमेशा ऑपोजिशन में रही है। दरअसल मैं इख्तिलाफ करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले से इख्तिलाफ करता हूँ कि जी ये पहली दफा आए हैं तो इस वजह से ना तजुर्बाकार है। अगर आप पूरी काबीना को उठा के देख लें, वो जो हाफ सेंचुरी पूरी बिठाई हुई है इन्होंने कैबिनेट के अंदर, वो सबके सब तजुर्बाकार हैं और मुख्तलिफ जगहों को मुख्तलिफ देशों का जाके पानी पी के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हर पार्टी के उन्होंने मजे लिए हैं। नदीम अफजल चंद का कम तजुर्बाकार है। इसके साथ साथ आप शेख रशीद साहब को उठा के देख लें, वो कम तजुर्बाकार है। आप इस तरह और बाकी इनकी जो मुख्तलिफ वजारतें उठा के देख लें, क्या कम तजुर्बाकार है? हाँ, अलबत्ता एक शख्स है जो ना तजुर्बाकार है और वो इन सब वजीरों का आजम है, वो वजीर आजम है, वो ना तजुर्बाकार है। अगर वो ये सारे फैसले कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने मुल्क को लेके किस तरह आगे चलना है, तो वो एक और वो उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन टीम में तो माशाल्लाह अच्छा खासा तजुर्बा है। आपने पहला साल जो पूरा गुजारा था, जहांगीर तरीन साहब के हाथ से पूरा घोड़ा आपने पकड़ाया हुआ था। वो लेफ्ट करते थे, घोड़ा लेफ्ट चला जाता था, वो राइट करते थे, घोड़ा राइट चला जाता था। वो और बात है, बाद में आपको पता लगा ये तो घोड़ा ही अपनी तरफ लेके जा रहे थे, तो तब आपको एहसास हुआ कि नहीं, इनको घोड़े से उतारना बहुत जरूरी है। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान साहब, द ब्लेम हैज टू कम ऑन द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज मेरे कप्तान, आपके कप्तान, इस मुल्क के कप्तान तो वही है। तो एंड ऑफ द डे टीम के ऊपर कुछ नहीं आएगा। इमरान खान साहब या तो फेल होंगे या सक्सेसफुल होंगे और सारा का सारा ब्लेम भी फिर उन्हीं के ऊपर आएगा। क्रेडिट आएगा तो वो भी उनको आएगा, ब्लेम आएगा तो वो भी उनके ऊपर आएगा। तो चौधरी साहब, ये मार्जिन ऑफ एरर देने को आप तैयार नहीं है? अगर ये वक्त से पहले आप हुकूमत को घर भेज देते हैं, इलेक्टोरल निजाम में तो अभी वो इस्लाहात नहीं आई है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके और कोई हुकूमत ऐसी आ सके कि जिस पर फिर कोई उंगली ना उठाए। एक मिनट पहला तो जो आपका सवाल है, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत पहली बार नहीं आई थी? उसमें तो 80% से ज़्यादा लोग जो थे वो पहली बार मिनिस्टर बने थे ज़िंदगी में, पहली बार असम्बलियों में गए थे। उन्होंने तो असम्बली का मुंह नहीं देखा था। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब हुकूमत वो है। खारजा पॉलिसी में देख लें आप, आइन उन्होंने बना कर दिया। इस मुल्क के सारे इदारे उस दौर में बने। आप लेबर में वर्कर्स वेलफेयर फंड से लेकर कोई एक इदारा उठा कर देख लें, सारे इदारे उस दौर में बने। सारा काम उस दौर में हुआ। तो ये नहीं होता कि भाई पहली बार आए कि चौथी बार आए हैं। यहाँ पे लोग 10-10 बार आ जाते हैं, उनको अकल नहीं आती। दूसरी बात ये है कि जो आपका सवाल है, सवाल क्या कर रहे थे आप? मैं ये पूछा था आपसे कि आप ये मार्जिन ऑफ एरर देने को इनको नहीं तैयार कि ये पहली बार आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन इस्लाहात तो नहीं हुई है। अगर आप जल्दी भेज देते हैं इनको, अगर आप जल्दी भेज देते हैं घर, तो फिर उसी निज़ाम के तहत इलेक्शन दोबारा होंगे ना? नहीं देखे ना, तो कौन रोक रहा है इलेक्शन रिफॉर्म्स करने को? पीटीआई रोक रही है। कौन रोक कर बैठा? 6 साल से फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई रोक कर बैठी हुई है। किसने बिल पेश किया है यहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म्स का? 2.5 साल गुजर गए। पीटीआई की गवर्नमेंट का काम था ना, ये कह रहे थे कि इलेक्शन के निज़ाम ठीक है, कोई बिल लेकर आए, कोई उन्होंने इंटेंशन शो की है? अभी कुछ रोज पहले शो ऑफ हैंड्स की बात सेनेट में और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं वजीर आजम। अब वो आईनी तरमीम लाने वाले हैं इस पर। नहीं, ईवीएम जो है उस पे क्या होगा? अगर आरटीएस की तरह वो बैठ गया सिस्टम, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये मसला ये है कि क्या करने की विल है और या किसी और के पास है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्जिन ऑफ एरर दिया था इनको पीआईए में, पीआईए बिठा दी। तो लेकिन चौधरी साहब, जब ये तहरीक चलाकर आपने हुकूमत की पूरी तवज्जो अपनी तरफ कर ली है, तो फिर ये इलेक्शन में इस्लाहात, ये जो इदारों को मजबूत करना है, फिर ये इस तरफ तवज्जो हुकूमत कैसे दे पाएगी? हुकूमती वज़रा इस वक्त सिर्फ मसरूफ़ हैं कि पीडीएम का जलसा कैसे रोकना है। 2 साल किसकी तरफ थी तवज्जो इनकी? 2 साल तवज्जो किधर थी इनकी? पहले 2 साल ही होते हैं। मुझे एक गवर्नमेंट का बता दें, अगर पीपल्स पार्टी की गुज़श्ता गवर्नमेंट को देख लें, अगर तनख्वाहों में इजाफा, 2020 तो पूरा कोरोना में गुजर गया, ज़ाहिर है तो फरवरी मार्च में इसका आगाज हुआ था, अभी तक उसी में लगे। बात तो सुन लेना, कोरोना में कोई आपको कानून साजी से रोक रहा है? कोरोना में आपको कोई कानून साजी से रोक रहा है? कौन रोक रहा है? क्या बात कर रहे हैं? कोरोना में बहुत सारे ऐसे काम, आप जब फारिग थे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती थी जो आपको टाइम मिल गया था, आप उसमें कर लेते, नहीं किया आपने। अब कौन इंतजार करेगा? पहले 2 साल के अंदर अंदर ही होता है। जिस भी गवर्नमेंट को देखें, जो कुछ उन्होंने, फिर तो वो फायर फाइटिंग करती रहती। तो इन्होंने 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर कौन सी पॉलिसी दी है? बेरोज़गारी पे क्या दिया है? महंगाई पे क्या दिया है?
किसी सारी जगहों पे इनके माफियाज के हेड्स बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठे। पेट्रोल पे नदीम बाबर बैठा है, बिजली पे वो अबराज ग्रुप का जो आरफ नकवी उधर गिरफ्तार है उसका बंदा ले आए पावर पे। चीनी पे जहांगीर तरीन था, आटे पे ये अलीम खान को बैठा दिया है। सारा स्मगल हुई है ना गंदम और चीनी अफ़गानिस्तान के रास्ते, आप बाहर से मंगवा रहे हैं वो भी स्मगल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सस्ती देंगे बाहर महंगी देंगे। महंगाई पे कोई इनके पास कोई पहले प्लानिंग है, हिकमत अमली है, कोई नहीं है। मुल्क को कैसे लेकर बढ़ना है, कोई नहीं है। कानून साजी कैसे करनी है, कोई नहीं। पंजाब को कैसे चलाना है, पंजाब को मैंने बुज़दार को बैठाया हुआ है, उधर मैंने महमूद खान को बैठाया हुआ है, ये सारी टीम मैंने बैठाई हुई है। जिसने बैठाई वो जिम्मेदार है ना, वो रिस्पॉन्सिबल। सही, तो फिर तो ये नैब जो है उसके ज़रिए सिर्फ हुकूमत चलाना चाहते हैं, इससे तो नहीं चलेगी। कि आपके कैसे सुनामी ट्री पे आप जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने किया है इनके साथ, वो थोड़ा है क्या? तो चौधरी साहब, अब ये ज़ाहिर है मुल्तान में जो कुछ हुआ वो हुकूमत की मिस हैंडलिंग अपनी जगह पर, लेकिन SOPs तो नहीं फॉलो हुई। वो तो मनाजिर में भी सब देख रहे थे, कितनी बड़ी तादाद में लोग थे, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया था। लाहौर में तैयारी है आप लोगों की? मेज़बान तो नून लीग है। हमारा आज हमारी मीटिंग हुई है लाहौर की, जिसमें मैं भी था बतौर जनरल सेक्रेटरी और कमर ज़मान कायरा साहब हमारी पंजाब की सारी क़यादत मौजूद थी। हमने आज प्लान किया है लाहौर के लिए। आज हमारे एक साथी हैं, उन्होंने 5000 मास्क और 5000 स्मॉल हैंड सैनिटाइज़र्स का अनाउंस किया। इस तरह से बाकी जगहों पे भी होगा। आज अगर आप को फुटेज हम कोई भेज देते हैं, देखें हमने गेट के ऊपर सैनिटाइज़र भी रखा था, सब कुछ उधर भी रखेंगे। रही बात ये कि वैक्सीन आ गई है, इंडिया ने 1 अरब 20 करोड़ का ऑर्डर दे दिया है, इसी महीने के अंदर उनको मिल जाएगी। यूरोप ने 1 अरब 30 करोड़ का ऑर्डर दे दिया, बाकी ममालिक भी दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा? काबीना ने मंजूरी दे दी है, फंड्स मुख्तस हो गए हैं, के अंदर वैक्सीन आके लग सकती है। हम तो मुख्तस हो गए हैं पैसे। सारी दुनिया दिसंबर में ले रही है और ये पैसे मुख्तस करके बैठे हैं जून में लेंगे। क्यों, किस वजह से जून में लेंगे? कोई लॉजिक है इसका? लोगों को मार के लेनी है, क्यों नहीं पहले लेनी? वजह को बता दें। या मार्च में लेनी है, अप्रैल में लेनी है, जून में क्यों लेनी है भाई? आज लेना। आपके पास पोलियो की टीमें मौजूद है, वो 3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर सारे मुल्क में लगा देंगी। तो इसमें कौन सा इशू है ऐसा? तो ये एक तमाशा करना चाहते हैं, वो कर लें। कोरोना को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपोजिशन की तहरीक को डिले करने के लिए, रोकने के लिए, वो तो नहीं अब होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और 13 तारीख को PDM का जलसा होना है और चौधरी मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि पूरी तैयारी से होगा और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ एक लंबी चार्जशीट उन्होंने आज के प्रोग्राम में भी पेश की। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।